हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय भड़ाना। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उम्मीद सीरीज का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। शायद आप सभी अच्छे होंगे और आपने हमारी उम्मीद सीरीज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे, ये हमें लगता है और आपको भी लगना चाहिए। सबसे पहले हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो यूनिट है जिसमें हम स्टेशनरी चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं, एक स्थिर चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं, रुके हुए चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय भड़ाना। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उम्मीद सीरीज का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आपने ये उम्मीद सीरीज को ज्वाइन कर लिया होगा और 31 दिसंबर तक ये सीरीज को बिल्कुल एंड कर दिया जाएगा, आपको सारे चैप्टरों को क्लियर भी कर दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारी यूनिट है इसमें हमारे दो चैप्टर आते हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और एक इससे नेक्स्ट यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टेशनरी चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द यूनिट विच डील द स्टेशनरी चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो यूनिट होती है जिसमें हम स्थिर चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं, रुके हुए चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी करते हैं फील्ड के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, विद द अराइजिंग ऑफ स्टेशनरी चार्जेस। जो स्टेशनरी चार्जेस से जितने भी फील्ड या पोटेंशियल या फोर्सेस अराइज हुए हैं वो सभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। चलिए, ये सभी कुछ बेसिक बातें थी। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे कि चार्ज क्या होता, व्हाट इज चार्ज, कि आखिर में जो है वो चार्ज क्या होता। चार्ज के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, चार्ज जब भी हम किसी पार्टिकुलर चीज को पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई आखिर में वो चीज किस चीज से मिलकर बनी है। तो हम चार्ज में क्या लिखते हैं कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच इज प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होती है, विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज होता क्या है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, जो चार्ज है वो प्रोड्यूस हो जाता है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे लेट सपोज मेरे पास कोई एक बॉडी है और ये बी बॉडी है। अब ये इलेक्ट्रॉन था और जो इलेक्ट्रॉन से बी बॉडी पर ट्रांसफर हो गया। मेरे पास ए बॉडी पर कोई इलेक्ट्रॉन था और वो बी बॉडी पर ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पर जो है वो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो जो चार्ज है वो प्रोड्यूस हो जाता है। या इसकी एक सेकंड डेफिनेशन भी आप ऐसे लिख सकते हो कि चार्ज इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। चार्ज इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। चार्ज इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसे रफ कर देता हूं कि चार्ज इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच इज अट्रैक्ट टू द अनदर बॉडी, टू द अनदर बॉडी। आप चाहें तो ऊपर वाली डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, चाहे नीचे वाली डेफिनेशन को याद रख सकते हैं कि चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की जो अट्रैक्ट, विच इज अट्रैक्ट
टू दी अनदर बॉडी, जो अट्रैक्ट और रिपेल या अट्रैक्ट करती है दूसरी बॉडी को, आपकी अपनी इच्छाएं हैं, या यहाँ पर लिख दें विच इज अट्रैक्ट और रिपेल, जो अट्रैक्ट और रिपेल करती है, अट्रैक्ट और रिपेल टू दी अनदर बॉडी, जो अट्रैक्ट और रिपेल करती है किसी दूसरी बॉडी को। तो चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की जो अट्रैक्ट या रिपेल करती है किसी दूसरी बॉडी को, और चार्ज एक वो प्रॉपर्टी है जो प्रोड्यूस होती है, चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बात करते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, कि जो चार्जेस हैं वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, कि जो चार्जेस हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और नंबर सेकंड नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज और नंबर टू नेगेटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ये शायद स्टेटमेंट पढ़ा हो कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर, ईच अदर, यानी कि जो एक जैसे चार्ज होते हैं, ईच अदर, हाँ, जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये एक जैसे यानी कि सेम साइन के चार्ज हैं तो ये रिपेल करेंगे। अगर मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर मेरे पास नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी कि सेम साइन के जो चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट साइन के जो चार्जेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक चार्ज के बारे में, बिल्कुल बेसिक जिसे बोलते हैं ना कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज हो गई है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, हम चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज की यूनिट, इट इज यूनिट इज कुलाम्ब, जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो कुलाम्ब होती है, हम इसे सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है इतनी बात कि भाई चार्ज के बारे में जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन हम दे सकते थे वो हमने दी, कि हम इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट कुलाम्ब, या इसे हम सी से डिनोट करते हैं। नोट करना हो नोट करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया है कि डिफाइन वन कूलम ऑफ चार्ज की, एक कूलम ऑफ चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जो करंट होता, करंट का फॉर्मूला होता चार्ज अपॉन टाइम, यही तो होता कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट इनटू टाइम, इनटू टाइम। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक कूलम ऑफ चार्ज क्या होता। तो जब कोई कंडक्टर, इफा कंडक्टर, जब कोई कंडक्टर कैरी अ करंट, इफा कंडक्टर कैरी अ करंट इन 1 एम्पियर, in 1 ampere in 1 second, in 1 second, then the flow of charge, then the flow of charge of a conductor is 1 coulomb, is 1 coulomb। तो ये क्वेश्चन अधिकतर ऐसा एग्जामिनर पूछ लेता है 1 मार्क्स में कि आखिर में आपने ये बता दिया कि भाई चार्ज क्या होता है, तो हमें ये बताइए कि एक कूलम ऑफ चार्ज क्या होता। तो एक करंट का फॉर्मूला है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज इक्वल टू करंट अपॉन टाइम। अगर ये पूछता कि एक कूलम ऑफ चार्ज क्या होता तो आपको यहाँ पर 1 एम्पियर और 1 सेकेंड रखना है, और अगर ये पूछता है कि 2 कूलम ऑफ चार्ज क्या होता तो आपको 2 एम्पियर और 1 सेकेंड रखना है।
सिंपल सी बात थी कि जब कोई कंडक्टर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में, जब कोई कंडक्टर कैरी करता है 1 एम्पियर ऑफ करंट 1 सेकंड में, तो जब उस कंडक्टर में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो 1 कूलम है। ये पूछ लेता है कि 2 एम्पियर ऑफ करंट क्या है, तो इफ अ कंडक्टर कैरी अ करंट 2 एम्पियर, जब कोई कंडक्टर कैरी करता है 2 एम्पियर करंट इन 1 सेकंड में, तो उस कंडक्टर में होने वाला जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो 2 कूलम है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, बस अगर आपके पास ये वाला फॉर्मूला याद है तो 1 कूलम क्या 10 कूलम, आप इसे आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की जो है, चार्जेस की आखिर में प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होता क्या है? कंजर्वेशन का अगर आप मतलब समझने की कोशिश करेंगे गूगल पे या अदर कोई प्लेटफॉर्म पे अगर आप ट्राई करेंगे, तो कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षा, कि भाई जो चार्ज है वो कितना सुरक्षित में है, उसका मतलब है कंजर्वेशन। तो हम क्या लिखते हैं कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी destroyed, और नॉट बी destroyed, but can transfer from one body to the another body, from one body to the another body, body to the another body, बॉडी, कि ना ही तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम चार्ज को पैदा कर सकते हैं, और ना ही हम उसे बर्बाद कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी। एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आ जाती है इनवेरेंट थ्योरी ऑफ चार्जेस। इनवेरेंट थ्योरी ऑफ चार्जेस। इनवेरेंट थ्योरी ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है कि जितना चार्ज रेस्ट में होता है इतना ही चार्ज मोशन में है। जितना चार्ज रेस्ट में है इतना ही चार्ज क्या होता, मोशन में होता है। तो देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑफ इट्स मोशन। जब कोई चार्ज मोशन करता है तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये लिख लें कि जितना चार्ज रेस्ट में है, क्यों रेस्ट, कि जितना चार्ज रेस्ट में है इतना ही चार्ज मोशन में होगा। आपने शायद ऐसा पढ़ा हो कि अगर, लेकिन जो मास है, जितना मास रेस्ट में रहता है इज नॉट इक्वल टू जितना मास मोशन में है। ऐसा होता क्यों है? आपने अपनी लाइफ में ऐसा इमेजिन करा होगा कि कोई इंडिविजुअल 70 kg उसमें वेट है और वो दौड़ कर आ रहा आपके आगे, मतलब टकरा गया आपसे, कि भाई कोई, हम ऐसा मान लें कि कोई मैन है वो हमारे सामने एकदम आ रहा, बेशक वो 70 kg का है लेकिन जब हमसे टकराएगा तो 80 kg का लगेगा, क्योंकि मास मोशन पर डिपेंड करता है। नोट करना हो नोट करें, इसके बाद हम 2-3 प्रॉपर्टी और लिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, कि क्या हम चार्ज को जोड़ भी सकते हैं, क्या हम चार्ज को जोड़ भी सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, जो टोटल चार्ज होता है बॉडी पर वो इक्वल होता है, इज इक्वल टू दी, वो बराबर होता है, इज इक्वल टू दी सम ऑफ ऑल पार्ट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी चार्जेस, ऑफ द बॉडी चार्जेस,
कि हमने आपसे कहा कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है कि क्या हम चार्ज को जोड़ भी सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इसमें हमने लिखाया है कि अगर किसी पार्टिकुलर बॉडी पर जितना चार्ज है वो बराबर होगा उस बॉडी के जितने पार्ट्सों पर जितना चार्ज है, द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी पर जितना चार्ज है इज इक्वल टू, वो बराबर होगा टू द सम ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी चार्जेस, कि जितना उस पूरी बॉडी पर सारे पार्ट्स पर जितना चार्ज है वो बराबर होगा जितना उस बॉडी पर चार्ज है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से मानता हूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस वो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है जिससे हम ये मतलब नाप सकें, ये बता सकें कि आखिर में ये जो बॉडी है वो इतना चार्ज एक्सेप्ट कर सकती है क्या। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि द चार्जेस, जो चार्जेस होते हैं वो इज इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल टू दी बेसिक चार्जेस, इंटीग्रल मल्टीपल टू दी बेसिक चार्जेस। तो कहने का मेरा मतलब सिंपल सी भाषा में ये है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो कहता है कि Q इज इक्वल टू NE, यानी कि Q बराबर होगा NE के। जो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से डराइव हुआ है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये एक्सेप्ट या ये बताता है कि आखिर में अगर मैं इस बॉडी को 10 कूलम चार्ज दे रहा हूँ तो इस बॉडी में इतनी सहनशीलता है कि आखिर में ये 10 कूलम चार्ज को ले लेगी। द चार्ज इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल टू द बेसिक चार्जेस। अब बेसिक चार्ज होता क्या है, एक कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर में बेसिक चार्ज क्या होता है, बेसिक चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है। एलिमेंट्री चार्ज, इसमें क्वेश्चन आता हर साल ही, एलिमेंट्री चार्ज, या इसे दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी पढ़ लेते हैं कि फॉर्मल चार्ज क्या होता। तो एक ऐसा चार्ज आप लिखेंगे कि ऐसा चार्जेस, द चार्जेस हैज नोट द एबिलिटी, जिसमें एबिलिटी ना हो, हैज़ नोट द एबिलिटी टू फर्दर डिवाइडेड, जिसमें एबिलिटी ही नहीं हो कि वो दोबारा डिवाइड हो सके, फर्दर डिवाइडेड। द चार्जेस हैज़ नोट द एबिलिटी, जिस चार्ज में एबिलिटी ना हो कि वो फर्दर डिवाइड हो सके, हम उसे इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्जेस। हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे एलिमेंट्री चार्जेस के नाम से जानते हैं, इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्जेस। हम उसे किसके नाम से जानते हैं सर हम उसे एलिमेंट्री चार्जेस के नाम से जानते हैं। और इस दुनिया का सबसे छोटा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इस दुनिया का सबसे छोटा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक ऐसा चार्ज जिसमें एबिलिटी ना हो कि वो दोबारा डिवाइड कर सके, उसे हम एलिमेंट्री चार्ज, बेसिक चार्ज या फॉर्मल चार्ज के नाम से जानते हैं। बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है फिर। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 ग्राम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का मास है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का सबसे छोटा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पर होता, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। नोट करें, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम चलाते हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। मैं इस टॉपिक को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूं कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ है। इस चैप्टर में मैं 2-3 टॉपिकों को बताऊंगा, वे काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई डिफाइन दी कूलम्स लॉ को डिफाइन करिए एंड दी वेरियस लिमिटेशंस, और उनकी हमें लिमिटेशंस को बताना। अब कूलम्स ने क्या बताया कि 2 चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स, अगर कोई ये 2 चार्जेस हैं तो इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो कितनी होगी, ये कूलम्स ने बताया। या अक्सर ये ऐसा बता दिया जाता है कि भाई जो 2 चार्जेस के जो बीच में लगने वाली फोर्स है वो कितनी होती है। कूलम ने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये कूलम ने बताया और अभी हम इसे प्रूफ भी करेंगे कि भाई कूलम्स ने जब 2 चार्जेस के बीच में जो लगने वाली फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, लेकिन
अक्सर जो पढ़ाते हैं वो ये बता देते हैं कि भाई दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स कूलाम्स लॉ की फोर्स होती है और वो फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² होती है। तो अब हम कूलाम्स लॉ को क्या बता सकते हैं? कूलाम ने बताया कि दो चार्जेस के अब जो अपोजिट फोर्स लगेगी भाई, जब इक्वल मतलब ये दोनों चार्जेस क्या सेम साइन के, तो फोर्स जो लगेगी वो रिपल्सन लगेगी, ऐसे। तो अब हमने मान लिया कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। जो चार्ज मैंने मान लिया वो मान लिया Q1 और Q2। अब मैं इसे प्रूफ करना चाहता हूं कि कूलाम्स लॉ होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं कि अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दी कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ ने बताया या कूलाम्स लॉ के अनुसार, व्हेन दी फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, एक जगह पर रुके हुए। स्टेशनरी चार्जेस की जो फोर्स है, दो स्टेशनरी चार्जेस के जो बीच वाली लगने वाली जो बीच में फोर्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेशनरी चार्जेस। जो फोर्स है दो स्टेशनरी चार्जेस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस। अब आप ऐसा लिख सकते हैं कि व्हेन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड बिटवीन द डिस्टेंस r वगैरह, वो सारी चीज़ें लेट की होती हैं, तो आप उन्हें खुद कर सकते हैं। तो कूलाम्स ने बताया कि दो स्थिर चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ये दोनों लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कूलाम्स ने बताया कि जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस की। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कांस्टेंट का यूज करेंगे, तो Q1 Q2 अपॉन r², वेयर के। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि वेयर के इज दी कांस्टेंट, वेयर के इज दी कांस्टेंट, के क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है और हम इसे इग्नोर कर देते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हम इसे ज़्यादातर इग्नोर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा चुका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है और के बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। कि वेयर व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ द एप्सिलॉन्स, और एप्सिलॉन नॉट अभी परमिटिविटी हम अभी बता देंगे। तो ये आपको लिखना है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ द एप्सिलॉन्स ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी एंड एप्सिलॉन नॉट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ज़्यादातर पूछा जाता कि जो फोर्स है के Q1 Q2 अपॉन r²। अब के की क्या वैल्यू होगी? के बराबर होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर कूलाम होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर वो इनवर्स कूलाम होती है। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो बराबर होती है 8.85 × 10⁻12 की। क्लियर है इतनी बात? अब मैं यहाँ पर अगर वैल्यू रख दूं तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। और ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है, द फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ ऑल द चार्जेस बिटवीन द फोर्स अप्लाई। सारे चार्जेस के बीच में
या आप ऐसा मान सकते हैं कि भाई जितने भी हम चार्जेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कोई दो चार्ज है, तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की, और ये फंडामेंटल फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने आपको लिख दी है साइड में, ये क्वेश्चनों में अप्लाई होती है, थर्ड लेक्चर में इन्हीं का ज़्यादा यूज होगा, तो नोट करना हो नोट कर लें। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कि कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं कूलम्ब्स लॉ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी लिमिटेशंस मानता हूँ, क्योंकि लिमिटेशंस, आप सपोज करें कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो उसमें 2.5 मार्क्स का कूलम्ब्स लॉ इतना बड़ा है, और लिमिटेशंस इसकी कमी है। देखो लिमिटेशंस क्या है कि इट इज़ वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस, फॉर स्टेशनरी चार्जेस, ये जो वैलिड है बस स्टेशनरी चार्जेस के लिए वैलिड है, या इट इज वैलिड फॉर द डिस्टेंस, या इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। या इसमें ये भी आ जाता कि इट इज वैलिड कि ये वैलिड है फॉर डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर की, 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस तक ये वैलिड है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस लिमिटेशंस है कि ये पॉइंट चार्ज के लिए, ये स्थिर चार्ज के स्टेशनरी चार्जेस के लिए वैलिड है, ये 10⁻⁻15 मीटर तक की जो डिस्टेंस है उस तक ही वैलिड है। नोट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस। टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, अब हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ यानी कि क्या कूलम्ब्स लॉ की कुछ वेक्टर फॉर्म भी होती है? बिल्कुल होती है। अब इसमें होता क्या है कि मेरे पास कोई दो चार्जेस हैं, मुझे पता है कि अगर सेम साइन के जो चार्ज हैं वो रिपल्सन करेंगे तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा। मैं इस चार्ज को मान लूँ Q1, मैंने इस चार्ज को मान लिया Q2 कि भाई ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये उस पर फोर्स लगाएगा, सिंपल, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत थी नहीं। तो Q1 और Q2 मैंने इन दोनों चार्जेस को लेट कर लिया। अब हमने ऐसा मान लिया कि भाई ये 1 चार्ज है, ये 2 चार्ज है, ये इस पर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R मान ली, ये मिड पॉइंट मान लिया। अब ये वाला चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा, कितनी फोर्स लगाएगा? F21। ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा F12। क्यों? क्योंकि ये चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा तो इसकी अपनी फोर्स और इसकी फोर्स, ये चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा इसकी अपनी फोर्स और इसकी फोर्स, तो F12 और F21। अब बेसिकली मुझे इसमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इस फिगर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द फिगर, द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, चार्जेस, द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जो हमारे पास ये इक्वल चार्जेस हैं, अकॉर्डिंग टू दी फिगर, इस फिगर के अनुसार ये बताया गया कि जो मेरे पास ये दोनों के दोनों जो इक्वल चार्जेस हैं, द टू इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट फोर्स, यहाँ पर मुझे लिखना है कि अपोजिट फोर्स, ये दोनों क्या लगा रहे हैं, ये दोनों अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। मुझे इसमें सिंपल प्रूफ ये करना है कि जब मेरे पास ये दो इक्वल और अपोजिट, मतलब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाने वाले जो चार्जेस होंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है और जो फोर्स है वो इक्वल होगी। तो इस फिगर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, जो टू इक्वल, जो मेरे पास जो है दोनों इक्वल चार्जेस हैं एंड अपोजिट फोर्स आर अप्लाई, इनके बीच में क्या हो रही है, अपोजिट फोर्स आर अप्लाई, अपोजिट फोर्स लग रही है। तो सो डैट Q1 ड्यू टू Q2, Q1 जो है वो Q2 पर फोर्स कितनी लगाएगा, F21। तो F21 को मैं क्या लिख दूं कि F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, एक इक्वेशन।
अब सिंपली मैं क्या करूं, जो Q2 चार्ज है वो Q1 पर लगा रहा है, सिंप्लीफाई या सिमिलरली Q2 ड्यू टू Q1, Q2 जो फोर्स है वो Q1 पर लगा रहा है, कितनी F12, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस R12 इंटू वेक्टर में कर लेंगे R12, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ भी हमें ऐसे ही करना है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं इनकी जो डिस्टेंस है R21 और इसमें साइड में प्रोडक्ट R21 वेक्टर। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोथ द इक्वेशन। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन से पता लग रहा है कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो जो फोर्स Q2 पर लगा रहा है और जो फोर्स Q2 Q1 पर लगा रहा है ये दोनों इक्वल होंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। तो अभी हम सिर्फ आपको दिखाना चाह रहे थे, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट, इन सारे स्टेटमेंटों को पढ़कर या इन सारे स्टेटमेंट को समझकर हमने रियलाइज करा कि द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, की जो फोर्स लगाई जा रही है बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगाई जा रही है आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों की दोनों इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड अपोजिट डायरेक्शन, बट क्या है, सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सो द कूलम्ब्स लॉ, सो डैट जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ वो एग्री करता है, इज एग्री, वो एग्री करता है न्यूटन के थर्ड लॉ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो एग्री करता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ से। और यही बेसिकली पॉइंट है। मेरे एग्जाम हुआ था अब की बार वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, मैंने सिर्फ यही स्टेटमेंट लिखा था कि इस स्टेटमेंट के दौरान जो फोर्स लगाई जाती है वो इक्वल और अपोजिट होती है। डायग्राम बना दिया और ये लिख दिया कि इक्वल और अपोजिट होती है। भाई जब चार्ज इक्वल हैं तो इक्वल होंगे, अपोजिट पर फोर्स अपोजिट लग रही है, तो जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन्स के तीसरे लॉ से एग्री करता है और फुल्ली मार्क्स पाते हैं। मेन पॉइंट क्या है वो लिखना। अब इसमें तो आपको बताया गया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, डिस्टेंस इक्वल है, तो ये सब कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है ये अगर आपने लिखा तो फुल्ली मार्क्स नोट करें। तो अभी हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि बहुत सारे चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स। तो जैसे Q1 और Q2 के बीच में लगने वाली फोर्स, Q3 के बीच में लगने वाली फोर्स, Q4 के बीच में लगने वाली फोर्स या Qn के बीच में लगने वाली फोर्स। अब इसके बीच में जो फोर्स लगेगी वो F12, F13, F14, Fn। तो कहने का मतलब है बहुत सारे चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या इसका दूसरा नाम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी है। इसका मतलब क्या है कि द इंडिविजुअल चार्जेस आर unaffected ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज कि जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं, अनदर चार्जेस कि जो पहले दो चार्जेस हैं तीसरे चार्ज के आने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी फिनोमिना को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। इसी फिनोमिना को मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से जानता हूं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पहले दो चार्ज हैं तीसरे चार्ज के आने की वजह से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस फिनोमिना को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। द फिनोमिना इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब फोर्स का हम सम कैसे कर सकते हैं कि फोर्स बराबर होगी F12 वेक्टर प्लस, इसका फॉर्मूला यहाँ से डराइव करना, F
F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F14 वेक्टर और डैश 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 Fn वेक्टर, Fn वेक्टर। तो फोर्स का फॉर्मूला, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, पहले कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस r12 इंटू वेक्टर में डिस्टेंस प्लस और डैश 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 Fn का आप क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn इंटू Rn का वेक्टर। और ये फंडामेंटल फॉर्मूला है फोर्स का। सभी का आप निकाल लें कि F13 का क्या होगा, F14 का क्या होगा। तो यही फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, नोट करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शायद पता होगा कि अगर मैं सीधे मतलब में इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझाता हूं तो चार्ज का वो क्षेत्र जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज को बुलाया भगा सके उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अरे ये क्या हुआ, अरे इंग्लिश में भी तो यही है कि द चार्जेस या द रीजन अराउंड ए चार्ज ऑफ एनी चार्ज एक्सपेंडिचर ए फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये कोई चार्ज क्यों है, इसका वो क्षेत्र, चार्ज का वो क्षेत्र, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को भगा देगा और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को बुला लेगा। तो चार्ज का वो क्षेत्र जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज को बुलाया भगा सके उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। द रीजन अराउंड ए चार्ज, चार्ज का वो क्षेत्र, द रीजन अराउंड ए चार्ज ऑफ एनी चार्ज एक्सपेंडिचर ए फोर्स, किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके, एक्सपेंडिचर ए फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसे ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया जाता। क्लियर है इतनी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट भी कह देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन और सिंपल सी भाषा में ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना होता कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज का वो क्षेत्र जिससे वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले पढ़ते हैं, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल कि आखिर में जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि भाई जो है दो चार्ज, जो हम जब भी दो चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉम्बिनेशन होता है प्लस माइनस चार्जेस का, दो इक्वल अपोजिट चार्जेस का। कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम इक्वल और अपोजिट चार्जेस के बारे में, प्लस और माइनस चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन होता है ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का ये कॉम्बिनेशन होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। आप ऐसे लिखें चार्जेस का प्लस क्यू एंड माइनस क्यू का, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू का आर सेपरेटेड बाय, और हम इसे सेपरेट करते हैं, आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस 12 से हम इसे सेपरेट करते हैं कि दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और हम इसे सेपरेट करते हैं 12 डिस्टेंस से, हम इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज का ऐसा कॉम्बिनेशन जो सेपरेट होता है 12 डिस्टेंस से, हम उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में इतनी थ्योरी मुझे लगता है काफ़ी होगी, इससे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो भी बिल्कुल थ्योरेटिकल आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।